नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जब्यार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अलीगढ़ में चुनाव प्रचार करने जुटी हुई प्रियंका गांधी। अलीगढ़ में रोड शो कर रही हैं प्रियंका। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी भी एक्टिव हैं और रोड शो के जरिए कांग्रेस के लिए वोट की अपील कर रही हैं। ढोल नगाड़ों के बीच प्रियंका गांधी मतदाताओं के पास पहुंच रही हैं और अपील कर रही हैं कि कांग्रेस को वोट दें। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलीगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ प्रियंका गांधी का रोड शो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कांग्रेस का झंडा बैनर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं और कांग्रेस की महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी रोड शो करने के लिए निकली हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ पंतनगर में आप राहुल गांधी को देख पाएंगे। राहुल गांधी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रखी है प्रियंका गांधी ने। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, कद्दावर चेहरे हैं, वो एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड के दौरे पर राहुल गांधी है। आज पंतनगर और हरिद्वार में उनके चुनावी कार्यक्रम है। वर्चुअल रैली कर रहे हैं। सभी 70 सीटों पर उनकी इस भाषण को प्रसारित करने की व्यवस्था कांग्रेस ने की है। बाईं तरफ आप अलीगढ़ की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं। यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं, झंडा बैनर लिए हुए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। दाहिनी तरफ कांग्रेस का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी की मौजूदगी है। वो उत्तराखंड में मौजूद हैं। उत्तराखंड की सियासत में फिर से कांग्रेस के लिए माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। दो जगहों पर उनके चुनावी कार्यक्रम हैं। तो कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो यहां पर सभा को संबोधित कर रहे हैं और राहुल गांधी चूंकि यहां पर पहुंचे हैं तो राहुल गांधी को सुनने के लिए तमाम कांग्रेसी और जो स्थानीय लोग हैं वो यहां पर इंतजार कर रहे हैं। और राहुल गांधी जो यहां पर कहेंगे उसका सीधा प्रसारण जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे उत्तराखंड में करने की तैयारी की गई है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किच्छा की तस्वीरें देखिए। किच्छा में दरअसल राहुल गांधी है। अलीगढ़ से प्रियंका गांधी की तस्वीरें आ रही थी। किच्छा में राहुल गांधी मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। गणेश गोदियाल यहां पर सभा को संबोधित कर रहे हैं और इसके बाद राहुल गांधी भी सभा को संबोधित करेंगे, जिसका इंतजार कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और वहां पर पहुंचे लोग कर रहे हैं। और राहुल गांधी के सभा को सीधे 70 विधानसभा में प्रसारित कर रही है कांग्रेस। कार्यकर्ताओं में यहां भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये किच्छा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किच्छा में राहुल गांधी इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर एक चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। और अलीगढ़ से भी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर प्रियंका गांधी लोगों के बीच हैं, रोड शो कर रही हैं। उनके साथ प्रत्याशी मौजूद हैं। लड़कियों लड़ सकती का नारा दिया। 40% महिलाओं को टिकट कांग्रेस ने दिया और महिलाओं के बूते कांग्रेस अपनी जमीन को तलाशने और मजबूत करने में जुटी हुई है। अपने शब्दों में कहा कि भविष्य की आशा, भारत के भविष्य की आशा राहुल जी आपसे संवाद करेंगे और कर रहे हैं। तमाम लोगों ने अपनी बातें यहां पर कही, खास करके किसान भाइयों ने यहां पर अपनी बातें कही और आज हम इन्हीं बातों को सुनने के लिए राहुल जी के साथ यहां पर आए हैं। साथियों, ये सत्य है कि इस देश में किसान भाई हैं और किसानियत है, वही इस देश की रीढ़ है। अगर इस देश के सकल घरेलू उत्पाद का बड़ा प्रतिशत देखा जाए तो वो किसानी से आता है। अगर इस देश में रोजगार के अवसर पैदा करने का अगर हम देखें कि कहां से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं तो वो आपकी किसानी से है। अतीत में जब जब हमारे किसान भाइयों को दिक्कत का सामना करना पड़ा और कांग्रेस की सरकार यदि देश में थी तो कांग्रेस की सरकारों ने समय समय पर आपकी उन दिक्कतों को समझते हुए जो आवश्यक बन पड़ता था, जो आवश्यक हुआ, वो सब आपके हित में और किसानों के हित में, किसानियत के हित में, इस हिंदुस्तान के हित में वो सब करने की
तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के दो महत्वपूर्ण चेहरे जो हैं वो एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। एक ने संभाल रखी उत्तर प्रदेश की कमान, एक मौजूद है उत्तराखंड में सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस के लिए माहौल बनाने के लिए और कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए। हरिद्वार से संजय पुंडीर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। संजय, अभी तो किच्छा में राहुल गांधी मौजूद हैं, हरिद्वार भी उन्हें आना है, यहां पर किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, निश्चित तौर पर कुंदन, अब जो पार्टियों के बड़े नेता हैं उन्होंने उत्तराखंड में आना शुरू कर दिया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। आज देख रहे हैं कि आप सुबह से ही कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राहुल गांधी वो उत्तराखंड दौरे पर है और देख रहे हैं कि तस्वीरों में किस तरह से किच्छा से वर्चुअल माध्यम से जनता से जुड़ रहे हैं। हालांकि इस वक्त हम हरिद्वार में मौजूद है जहां पर इनका कार्यक्रम होना है और आप देख सकते हैं किस तरह इनके कार्यक्रम को लेकर पहले से ही तैयारियां हैं, तमाम तरह के पुलिस फोर्स लगाई गई है। हालांकि जो कांग्रेस के नेता है वो भी लगातार यहां आ रहे हैं। हालांकि हमारे साथ कुछ कांग्रेस के नेता भी मौजूद है, इनसे हम जानेंगे कि किस तरह की तैयारी है आज। देखिए, आज गंगा के किनारे, आज गंगा के पावन तट पर राहुल गांधी जी वर्चुअल रैली के तौर पर आज पूरे उत्तराखंड को संबोधित करने का काम करें। आज कोविड नियमों का पालन करते हुए मात्र आज इस सभा में 1000 लोगों की अनुमति हमको मिली है और 1000 कार्यकर्ता जो से आएंगे तो राहुल गांधी जी को सामने सुन सकेंगे और बाकी जो वर्चुअल रैली के माध्यम से पूरे उत्तराखंड तक राहुल जी का संदेश पहुंचाने का राहुल जी काम करेंगे। कहाँ के लोग हैं जो वर्चुअल जुड़ेंगे आज? आज पूरे उत्तराखंड के जो लोग हैं और खासकर इसमें जो हरिद्वार जिला जो हमारा तराई का क्षेत्र है, तराई के क्षेत्र को आज राहुल जी मैसेज देने का काम करेंगे किस प्रकार से जो ये विधानसभा का चुनाव है इसमें हम जीत दर्ज कर सकते हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह जोश भरने का काम करेंगे। माँ गंगा का आशीर्वाद भी लेंगे आज राहुल गांधी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से भाजपा के जुमलेबाज जो प्रधानमंत्री हैं वो कई बार इस हरिद्वार की पावन भूमि पर आए लेकिन मात्र कोरी घोषणाएं कर वो गंगा के तट तक न जाकर, हरकी पौड़ी तक न जाकर कोरी घोषणाएं करके यहाँ से वापस लौट गए। लेकिन राहुल जी ने आज ये अपना कार्यक्रम रखा है कि वो इस सभा को संबोधित करने के बाद गंगा जी की आरती करेंगे, उसमें पूजन में शामिल हो। तो तमाम तरह के नेता थे और साहब आप देख सकते हैं कि जो कार्यक्रम स्थल है यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो भी लगातार आ रहे हैं। हालांकि कोरोना काल के चलते आज 1000 लोग ही यहाँ पर पहुंचे, लेकिन तमाम जो विधानसभा है उत्तराखंड की 70 जो विधानसभा है सभी आज वर्चुअल माध्यम से राहुल गांधी से रूबरू होंगे। तो साफ कहा जा सकता है कि कुंदन, अब जो कांग्रेस है वो पूरी तरह चुनावी समर में उतर चुकी है और अब किस तरह से उत्तराखंड में जीत दर्ज करती है ये देखने वाली बात होगी। कुंदन, संजय, कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो हरिद्वार में आने के बाद राहुल गांधी उठा सकते हैं जिसके आधार पर कांग्रेस की वापसी की उम्मीद की जा रही है? कुंदन, निश्चित तौर पर इस बार जो विधानसभा चुनाव में जो अहम मुद्दा रहने वाला है वो बेरोजगारी है और महंगाई है और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज जो राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे और तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ेंगे। हालांकि जो किसान लोग हैं और आसपास के लोग हैं आज यहाँ पर पहुंचकर उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर अगर जिस तरह से उत्तराखंड में और अलग अन्य 4 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसमें थोड़ी सी मेहनत करके जो कांग्रेस है वो सत्ता में आ सकती है। अब साफ कहा जा सकता है कि जो चुनावी रण है वो पूरी तरह सज गया है। जी बिल्कुल, चुनावी रण सजा हुआ है और इस रण में कूद पड़े हैं राहुल गांधी। अभी वो किच्छा में मौजूद हैं, हरिद्वार जिले में भी उनका कार्यक्रम है, हरिद्वार आएंगे और यहाँ पर भी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। हमने देखा आप संजय कि किसानों की मौजूदगी किच्छा में है, क्या यहाँ पर भी ज्यादातर किसानों के साथ संवाद करेंगे या फिर कार्यकर्ता और आम लोग भी होंगे? निश्चित तौर पर कुंदन, जो यहाँ का जो आसपास का क्षेत्र है वो किसान बहुल्य क्षेत्र है और यहीं से कार्यक्रम जो है संबोधित करेंगे। हालांकि जो उनकी चुनावी रण है यहीं से शुरुआत होगी और यहाँ के जो आसपास की जो विधानसभा है सभी एलईडी के माध्यम से उनको सुन सकेंगे। हालांकि जिस तरह से यहाँ की तैयारी आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता है, खासा उत्साह यहाँ दिख रहा है, महिलाएं भी यहाँ मौजूद है, इनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं। जी क्या कहेंगे? आज गांधी जी के लिए बहुत हमने तैयारी कर रखी है और जबकि आप भी 1000 से ज्यादा लोग बुला नहीं सकते हैं और हमारा बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें हरिद्वार से। अब की बार हमारी जरूर कांग्रेस की विजयी होगी और अब की बार जीत पक्की है हमारी। राहुल गांधी जी अब की बार तो उत्तराखंड के
बहुत हम लोग बहुत बड़े बहुमत से भी जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह दिखाई दे रहा है, जीत को लेकर एक उत्साह दिखाई दे रहा है। तो साफ कहा जा सकता है कि अब नेताओं के साथ साथ जो कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर एक उत्साहित है। जी कुंदन। बिल्कुल, तो राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। कोरोना काल और चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से एक चुनावी सभा में 1000 लोगों से ज्यादा की मौजूदगी नहीं हो सकती है, इसलिए 1000 कार्यकर्ताओं और लोगों को ही यहां पर आने की इजाजत दी गई। संजय, कितने बजे यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी और हरिद्वार कितने बजे तक पहुंच जाएंगे राहुल गांधी इस कार्यक्रम स्थल पर? देखिए कुंदन, 3 बजे का ये कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि सबसे पहले यहाँ एक सभा को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे और लगातार ही जो यहाँ के कार्यकर्ता है, कोरोना काल के चलते 1000 लोग ही इस कार्यक्रम में यहाँ शामिल हो सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में करीब 1,40,000 जो लोग हैं आज वो राहुल गांधी से रूबरू होंगे और देर शाम राहुल गांधी मां गंगा आरती में पहुंचेंगे, वहां पहले पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे। तो कहीं ना कहीं साफ कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में भी जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह चुनावी मैदान में और अपनी जीत को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तो जीत को लेकर के कांग्रेस आश्वस्त दिखाई दे रही है। बीजेपी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन इन सब के बीच चुनाव प्रचार की कमान खुद राहुल गांधी ने संभाली है। उत्तराखंड के दौरे पर राहुल गांधी मौजूद हैं, इस वक्त किच्छा में मौजूद हैं और उसके बाद करीब 3 बजे के आसपास हरिद्वार पहुंचेंगे। यहां पर भी सभा को संबोधित करेंगे और वो यहां भी जो कहेंगे उसका प्रसारण सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था की है। सभी 70 विधानसभाओं में वो जो कहेंगे उसका प्रसारण करने की व्यवस्था की गई है। दरअसल उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर हर 5 साल के बाद, जब से सरकार गठित हुई है, उत्तराखंड अलग से राज्य बना है, तब से यहां पर हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है। हरीश रावत क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। जो वास्तविक अर्थों में प्रतिपक्ष हैं, आज सरकार की आंखों में आंख डालकर कोई बात कर रहा है, कोई इस सरकार के काले कारनामों को चुनौती दे रहा है, तो उस आवाज का नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। वो आपके बीच में हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, प्रीतम सिंह जी, हमारे साथी सहयोगी यशपाल आर्या जी, बेहड़ जी सहित मंचासीन हमारे सभी सम्मानित प्रत्याशीगण और नेतागण, सभी हमारे किसान दोस्तों, बहनों और भाइयों, हम सब राहुल जी का उत्तराखंड की इस पवित्र धरती में और तराई के इस कर्मवीरों की धरती में बहुत बहुत बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राहुल जी, आपका उत्तराखंड से एक विशेष नाता है और इस तराई से भी आपका नाता है। जिस धरती पर आप हैं, इस धरती को बसाने में आपके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत जी का बहुत बड़ा योगदान था। जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आए, पाकिस्तान से विस्थापित होकर, पूर्वी बंगाल से विस्थापित होकर हमारे भाई आए, उन सबको बाहों में लाकर यहाँ बसाने की नीति, जिस नीति के परिणाम स्वरूप सारे देश को फायदा हुआ, एक अन्न भंडार इस धरती के गर्भ में पैदा हुआ तराई के रूप में, तो उसका श्रेय पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के साथ जवाहरलाल नेहरू को जाता है। ये उनका दिशा निर्देश था। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो हम सबका गौरव है, वो भी उन्हीं के प्रयासों से यहाँ पर बनी। हरित क्रांति के जरिए पंतनगर विश्वविद्यालय ने जो योगदान दिया, उस योगदान में एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। फायरिंग पर असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। फायरिंग मामले की ठीक से जांच हो। ओवैसी ने कहा है कानून व्यवस्था ठीक है, तो फायरिंग कैसे हुई? असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। इसी तरह का निशाना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार पर साधा है। अब वो एक मुख्यमंत्री हैं, इस तरह अगर जस्टिफाई करेंगे एक सांसद के ऊपर जानलेवा हमले को, अगर हमने कुछ बात कही है तो
आप बताइए क्या कहा है, मीडिया को बताइए। ये आप नहीं तय कर सकते ना, ये तो संविधान और कानून तय करेगा कि हमने, कोई अगर कहता है संविधान के दायरे में है तो सही है, आपको पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। हम उनसे इतना ही कहेंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन अच्छा कराइए। आप ही की सरकार में आपने एनएसए लगा दिया था उन लड़कों को जो फेसबुक पर एक क्रिकेट मैच के बारे में कुछ लिख दिए थे। आप ही की सरकार ने कई कई दिन तक लोगों को पुलिस कस्टडी में रखा। इस केस में भी आप इंसाफ करिए ताकि उत्तर प्रदेश और जनता को मालूम हो जाए कि आप इंडिपेंडेंट हैं। आपने बड़ी बड़ी बातें की थी कि क्राइम खत्म हो गया, आपने कहा था ना, अब ये क्या है। चौथी बात, हम बीजेपी पार्टी को और मोदी सरकार से ये कहना चाहेंगे, जो हमने कल पार्लियामेंट में कहा, कि आपको अभी वक्त है, समझिए कि ये रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं इस तरह के लोग। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो याद रखिए लोकशाही में रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा और रूल बाय गन चलेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी जान की कोई अहमियत और कीमत नहीं है, हम सब इस दुनिया से आए जाएंगे, मगर अगर ये रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा जो फिर कम्युनलिज्म में और टेररिज्म में तब्दील हो सकता है, इस पर गौर। और अलीगढ़ में अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। जो महाराष्ट्र गुजरात में थे या दिल्ली में थे, अन्य प्रदेशों में थे, इसी रास्ते उत्तर प्रदेश के अपने घर पहुंचे और बिहार के घर पर पहुंचे हैं। हम जानना चाहते हैं, जब सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय मजदूरों को अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश का मजदूर और खासकर उत्तर प्रदेश का मजदूर भूल नहीं सकता कि किस तरीके से सरकार ने मजबूर किया था उन्हें पैदल पैदल चलने के लिए। और कोरोना के समय पर जब दवाई उपलब्ध हो जानी चाहिए थी, पर्याप्त बिस्तर अस्पताल में होने चाहिए थे, ऑक्सीजन मिल जानी चाहिए थी, ये सरकार दवाई बिस्तर ऑक्सीजन नहीं दे पाई और जितने लोगों की जान गई है अभी तक गिनती नहीं पता है। जो कोरोना के समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी चीजें थी, ऑक्सीजन जरूरत चीज बन गई थी, उसको डॉक्टर नहीं उपलब्ध करा रहे थे, अधिकारी उपलब्ध करा रहे थे। अगर किसी ने जनता को धोखा दिया है तो डबल इंजन की सरकार ने धोखा देने का काम किया है। आज नौकरी और रोजगार नहीं है। हाँ, इसके बाद नौकरी रोजगार नहीं है। कहां है नौकरी और रोजगार? जो कारखाने लगने थे, मुझे खुशी इस बात की कि अलीगढ़ को भी वो शामिल करें डिफेंस कॉरिडोर में। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या बनने जा रहा है यहां पर और क्या बन करके तैयार हो जाएगा। सुना है झांसी में मिसाइल बनाना चाहते थे, अभी वहां मिसाइल नहीं बन पाई है। और अलीगढ़ में भी कुछ डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से कुछ बना रहे होंगे। सुना है कि तोप बनाना चाहते हैं यहां पर, लेकिन कहां है डिफेंस कॉरिडोर? और जो इन्वेस्टमेंट के बहाने लगभग 4.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ था, वो एमओयूज कहां है? क्या कोई नया उद्योग कारखाना लगा? मुझे याद है जिस समय ओम प्रकाश राजभर जी और हम लोगों ने सहयोगी दल ने पहली मीटिंग की थी मऊ जिले में, उसी समय तय कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद करके उसमें कुंडी लगा दी गई है और अलीगढ़ के लोग ताले लगाने का काम करेंगे। जब से आरएलडी और समाजवादी संघ आए हैं पश्चिम में, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा हमेशा के लिए ताले लगाने का काम अगर कोई करेगा तो अलीगढ़ के लोग करेंगे। उनकी भाषा देखिए, आज उन्हें जवाब देना चाहिए अपने संकल्प पत्र पर जो उन्होंने 5 साल पहले जनता के बीच में रखा था। किसान की आय दोगुनी, लैपटॉप, टैबलेट और न जाने क्या क्या देंगे, डेटा देंगे, फ्री वाईफाई देंगे। लखनऊ में तो बड़े पैमाने पे लैपटॉप बढ़ गए, स्मार्टफोन बढ़ गए। बताओ अलीगढ़ के लोगों को कितना मिल गया? और मैं कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार के समय जितने काम हुए थे आज भी जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर कोरोना के समय पर सबसे ज्यादा मदद की किसी ने तो वो एम्बुलेंस थी। पुलिस का नंबर 100 से 112 करके कबाड़ा कर दिया सरकार ने। और लैपटॉप जिसके घर में भी होगा
वो आज भी समाजवादी सरकार में के दिए हुए चल रहे होंगे, आज भी बंद नहीं हुए होंगे। इसलिए हम सब लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के एक गठबंधन तैयार किए हैं और बड़े पैमाने पे छोटे दल, क्षेत्रीय दलों को लाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने सभी लोगों को जोड़ने का काम किया। ये एक रंगी लोगों को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम हम लोग करेंगे। देखिए, मैं ये कहता हूं, उन्हें कुछ ना पता हो, उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह तो पता है। मैं अपने छर्रा के प्रत्याशी से कहूंगा, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, केवल साइकिल, और साइकिल ऐसी जिसमें हैंडल भी है, 2 पहिए भी हैं, और एक पहिया हमारा डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी का है और दूसरा हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी का है। कम से कम समाजवादियों के साथ हम अंबेडकरवादियों से भी अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। समाजवादी पार्टी ने जिस समय घटना के बारे में जानकारी मिली उसी समय निंदा की। ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या माफिया गुंडे जाते जाते उन्हें कोई नेता दिखाई दे गया तो फायर करते हुए चले गए। ये सबसे बड़ी कानून व्यवस्था की फेलियर है। ये कानून व्यवस्था का जो ढोंग जो प्रचार कर रहे हैं, इनकी कानून व्यवस्था आपने हमने बहुत बार देखी है। हाथरस की बेटी को किस तरीके से उसके परिवार के लोग न्याय चाहते थे, सम्मान के साथ दाह संस्कार करना चाहते थे। इस सरकार के लोगों ने क्या किया बाद में? इतना जघन्य अपराध, और उसके बाद आखिरी समय पर परिवार जो सम्मान देना चाहता था अपनी बेटी का, भाई अपनी बहन का, वो भी सरकार ने नहीं देने दिया। और सही मायने में अगर आपके अलीगढ़ का अस्पताल में इलाज सही मिल जाता तो शायद हमारी बहन आज जिंदा होती। ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो प्रदेश में क्राइम बहुत ज्यादा था और 90% क्राइम खत्म हो चुका है। क्या अखिलेश यादव जब दोबारा अगर सत्ता में आते हैं तो क्रिमिनल और क्राइम पर उनकी क्या सोच होगी? मैं धन्यवाद देता हूं और मैं ये भी कहता हूं आपके माध्यम से, जो लोग भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करना चाहते हैं वो एक भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दे। समाजवादी सरकार में पुलिस के लिए सबसे बेहतरीन काम हुआ था कि उन्हें मौके पर घटना पे पहुंचने के लिए गाड़ी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा दिया था कि कम समय पर पहुंच जाएं। जो 100 नंबर की गाड़ी जो 112 आज हो गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले 8 किलोमीटर की दूरी पे मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी रहती थी। अगर हमें ये दूरी भी कम करनी पड़ी और गाड़ियों की संख्या दुगनी करनी पड़ी तो समाजवादी सरकार में इन गाड़ियों की संख्या दुगनी कर करके कानून व्यवस्था को ठीक रखने का काम करेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं, क्या वो हाथरस की घटना भूल गए? क्या गोरखपुर जो गृह जनपद है मुख्यमंत्री जी का, एक व्यापारी वहां कारोबार के लिए आया और काम के लिए उसको पीट पीट करके पुलिस ने मार दिया, जान ले ली। और आज देश में कस्टोडियल डेथ में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को दिए तो उत्तर प्रदेश को दिए। और हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसे थे जिनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे, डिप्टी सीएम न जाने कितने मुकदमे थे। और ये कमाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद के मुकदमे वापस ले लिए, डिप्टी सीएम ने अपने वापस ले लिए। तो ये जो लोग खुद, मैं तो आपसे कहता हूं, नहीं, जो हमारा पत्रकार साथी ये पूछ रहा है सवाल आरक्षण को लेकर के, अरे भाई हमें दिल्ली पहुंचा दो, हम जो होगा, हमारा तो पहले दिन का है फैसला कि जाति जनगणना हो।
जाति जनगणना हो और दिल्ली पहुंचा दो हमें। पुरानी पेंशन बहाल होगी और पुरानी पेंशन बहाल के लिए समय समय पर कर्मचारी हमसे मिलते रहे और उनकी मांग ये थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में लेकर के आ रही है। समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी सरकार में और आरडी के गठबंधन में होगी। जहां तक देखिए, अगर आप एक एक पूछेंगे मैं सबका जवाब दूंगा। मैंने गर्मी वाले में तो यही कहा कि हमारे मुख्यमंत्री के कंप्रेसर है क्या। तो वैसे पर हमला खराब कानून व्यवस्था की निशानी है, ये कहा है अखिलेश यादव ने, और उन्होंने ये भरोसा दिलाया है, ये दावा किया है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की विदाई होने वाली है और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के गठबंधन के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक तरीके से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं और कानून व्यवस्था चौपट हालत में इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने ये आरोप लगाया।